अंदर चलती है, बस के अंदर उसके गोद में बच्चा होता है, तो पैंट सूट वाला आदमी कहाँ बैठा हुआ होता है, वो खड़ा भी होता है, उसको जगह नहीं देता है। लेकिन वह धोती सफेद कपड़ा और सादा पहना वाला व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, उस महिला को उठ करके जगह देता है। ये क्या है? ये विवेक है। तो शिक्षा के साथ साथ में ज्ञान को लेते हुए अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, और जब विवेक जग जाएगा तब साथ के साथ ठीक होगा। आप रतनगढ़ के निवासी हैं, रत्नों की खान है, आप इस प्रकार के शिक्षा जगत गांधी बाल केंद्र से निकले हुए हैं, आप इन लोगों के संपर्क में रहते हैं। जरूरत है आज समाज और राष्ट्र का चिंतन करने की। क्या आज हमारा समाज ठीक है? क्या अपन समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं? आप राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? क्या राष्ट्र के लिए आप अपने 24 घंटे में से कोई आधा घंटा इस राष्ट्र के लिए, आप समाज के लिए देते हैं क्या? अपने जीवन के लिए, अपनी रोटी के लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन आज आवश्यकता है इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने की। इस प्रकार की शिक्षा विद्यालयों का निर्माण करने की, जिसमें से संस्कार लेकर के बालक जब बाहर निकले, समाज और राष्ट्र की सेवा करें, समाज को सही दिशा दें, तब एक सशक्त राष्ट्र खड़ा होगा। आवश्यकता है पढ़ लिख करके नौकरी पैसे के लिए नहीं, इस समाज के लिए काम करें। इस राष्ट्र के लिए काम करें। आज आर्थिक युग के अंदर आदमी शॉर्टकट रास्ता ढूंढ करके रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। धन के प्रति उसका लगाव बहुत ज्यादा होता जा रहा है, और जिसमें अपराध की श्रेणी में मैं के इस कोर्ट में काम करता हूं, तो आंकड़े देखता हूं तो अपराध की प्रवृत्ति में आज तक पढ़े लिखे लोग इसमें ज्यादा सक्रिय है। तो इसका कारण क्या है? जो शिक्षा प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन विवेक नहीं जगा, अच्छे और बुराई में भेद करने का वो मारा था, वो जान पाने में असमर्थ रहा। इस कारण से वह अपनी बुद्धि का प्रयोग, वह अपनी शिक्षा का प्रयोग इस प्रकार के कृत्य में करना शुरू कर। हमारे जो माननीय न्यायपति है, इनको हमने बहुत नजदीक से देखा है। एक तो किताबी ज्ञान से निर्णय करते हैं, लेकिन यह अपने मन में, अपनी आत्मा में जो एक वास्तविकता आती है, जो मन से निकलता है, उसके ऊपर वो निर्णय लेते हैं। वो वास्तविक निर्णय होता है, धर्म आधारित निर्णय होता है।
क्योंकि मन से जो कोई काम होता है उसके साथ में एक अच्छा तनु जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए माननीय चंपालाल जी ने रतनगढ़ में जिस शिक्षा की अलग जगाई है, ऐसे कहीं सेवार्थी अपने विद्यालय से निकाले हैं जो पूरे भारत में नहीं। अभी जैसा भाई नगेंद्र जी ने बताया कि विश्व में भी अपना दर्जा बना है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि चंपालाल जी की दीर्घायु हो और वह इस कार्य क्षेत्र में ऐसे उसको और अंकुरित करे कि उनकी महक और ज़्यादा पूरे भारत में नहीं, उसकी सुगंध फैले। आज मेरे हम साथ में आए हैं, मैं दो नाम लेना भूल गया, उनको याद करूँ। अपने बीच में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के पूर्व न्यायमूर्ति श्री B.H. चौहान साहब, श्री बिस्सा जी, मगर जी बिस्सा साहब, प्रशांत जी शर्मा साहब जो हमारे साथ में विराजे हुए भूमियाँ आए हुए हैं, भाई वीरेंद्र जी गौर, भाई जी शर्मा, अंत में मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ, उस पर थोड़ा मनन करें। चौबीस घंटे में जब सोने का समय आए, सिर्फ 5 मिनट दिन भर के काम का लेखा जोखा करें। मैंने आज समाज के लिए और राष्ट्र के लिए किया है और अगले दिन मुझे उसमें क्या करना है। यदि ये भाव आपके अंदर पैदा हो गया तो आप अपना कभी भी रास्ते से नहीं भटकेंगे, अपने जीवन की दिशा बिल्कुल ठीक रहेगी। और इस प्रकार का काम करने वालों के लिए ये काम राष्ट्र का काम, समाज का काम, ईश्वरीय कार्य है। और जब इस प्रकार का काम करते हैं तो ईश्वर हमारी जरूर मदद करता है। इसलिए आज वर्तमान समय जो पूरे विश्व का चल रहा है, ऐसी भविष्यवाणी है कि आने वाले इस शताब्दी में भारत वापस पुनः विश्व गुरु बनने जाएगा। उसके लक्षण आज दिखाई दे रहे हैं। विश्व में भारत का धीरे धीरे डंका बनना शुरू हुआ है। भारत का लोहा, भारत की संस्कृति, भारत के आदर्श की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। इसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, इसको एक कदम पुष्ट करने के लिए अपन सब खड़े होंगे तो ये राष्ट्र पुनः परम वैभव पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत। कराया और ये भाव दिए कि जीना उसका जीना है, औरों को जो जीवन देता है। इन भावों के साथ आपने अपने विचारों को समेकित किया और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ इसी रतनधरा के सपूत, श्रेष्ठ चिंतक और प्रखर वक्ता, जिनको बहुत नगरवासियों ने BBC पर सुना होगा, आज पुनः श्री गांधी बाल निकेतन के इस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष रूप से उनको सुनेंगे। बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री नारायण जी बारेट साहब को। श्री नारायण जी बारेट साहब कार्यक्रम संबोधन के शाखा भवन विस्तार उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। समस्त नगरवासी उत्सुक हैं आप सुनने के लिए। माननीय बारेट साहब। माननीय चंपालाल उपाध्याय साहब, ऑनरेबल जस्टिस व्यास साहब, अजीत सरिया जी, माननीय मंत्री राजकुमार बिरवा जी, डॉक्टर
रामदानी जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, जो दिल्ली भी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कांतिलाल जी, घनश्याम जी, हमारे दोस्तान अजीज अशोक उपाध्याय जी, बदलन जी, और जोधपुर से पधारे विद्वान अभिभाषक, यहाँ मौजूद मेरे पिताश्री, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं उनको मैं इसलिए भेजता हूँ, जो मेरे बराबर हैं उनको सलाम करता हूँ, जो मुझसे बड़े हैं उनको सिर झुका के एहतराम करता हूँ, और मैं झुक रहा हूँ तो मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह झुक रही है। मुझे बहुत खुशी हुई ये काम देखकर, क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी मुल्क और किसी समाज का निर्माण गगनचुंबी इमारतों से नहीं, उसके समाज से होता है, और समाज शिक्षा से बनता है। चीन में एक कहावत है, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ 1 year, then seed a plant. If you think in terms of 10 years, then plant a tree. And if you think in terms of 100 years, then teach the people. अर्थात अगर आप 1 साल की नज़र से सोच रहे हैं तो एक पौधा रोपिए, और 10 साल की निगाह से सोच रहे हैं तो एक दरख्त लगाइए, और 100 साल के दायरे में सोच रहे हैं तो संसार को पढ़ाइए। और मैं बहुत आदर से कहता हूँ कि मैंने बचपन से माननीय उपाध्याय जी को ये अलग जगाते हुए देखा है, और तब मुझे लगता नहीं था कि एक कतरा समंदर बन सकता है, और मेरी आंखें इसको देख रही है, जो बूंद है वो सागर बन गई है। और उनके पुत्र राजीव उपाध्याय अपने पिता के ख्वाबों की इमारत को बनाने में लगे हुए हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और पहले हमने सरस्वती की आराधना की, और फिर हमने वो नगमा सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ में इस मुल्क को न्यौछावर किया गया था, जिन्हें हम स्वप्नद्रष्टा कहते थे, विजनरी कहते थे। पंडित नेहरू की आंखें गीली हो गई थी, उनकी आंखों से मोती से बूंद लगाया था, उन आंखों ने ख्वाब देखे थे, ख्वाबों की आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमने 2 प्रण किए थे कि आज़ाद भारत में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, और कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहेगा। 49 में जोसेफ खोरे कमेटी ने सिफारिश की थी कि जब मेरा मुल्क आज़ाद हो जाए तो किसी भी आदमी को अस्पताल की डिग्री से बिना इलाज के नहीं रोकना चाहिए। लेकिन अफसोस होता है जब देखते हैं कि हर 1.5 मिनट में एक भारतीय टीबी से मरता है, वो हमारा ही भाई है, और टीबी उनको होती है जो गरीब है, जो गुर्बत के मारे, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं। 3 तरह की तालीम इस समय मुल्क में है, एक जो सरकारी है उनकी हालत ख़राब है, दूसरी जो प्राइवेट है, जो इंडस्ट्री की तरह चलाते हैं इसको, क्योंकि कहते हैं कि 62 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है भारत में शिक्षा, और तीसरी जो राजीव उपाध्याय जैसे लोग एक मुहिम, एक पवित्रता के साथ समाज को चैतन्य बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम है। हम बचपन से सुनते हैं कि विद्या का दान सर्वोत्तम है, लेकिन आज के दौर में विद्या का दान सर्वोत्तम है। 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल की तैयारी में नहीं करते हैं। हमारा प्रण, हमारा संकल्प उनके लिए भी होना चाहिए कि हम ऐसा करें कि वो बच्चे भी पढ़ लिख के आगे जाए, क्योंकि हर बच्चे को कुव्वत और शक्ति है, उसे अवसर मिले। उड़ीसा में बुद्धिया एक बच्चा था जो बहुत तेज धावक था, 600 रुपये में उसकी गरीब माँ ने उसको बेच दिया था, लेकिन एक प्रशिक्षक ने, विरांची दास ने उसको तराशा, और संसार के मानव धावक के रूप में उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस समाज ने दूसरा विरांची पैदा नहीं किया, लेकिन उस विरांची की तो हत्या ही होगी। जो फर्क है वो बड़ा दुखद है। एक तरफ एमईटी का कैंपस है नोएडा में, उस कैंपस का वर्णन किया जाता है, जिसमें इंडोर शूटिंग है, हॉर्स राइडिंग है, और सैलून है, लंदन लॉन्ड्री है, और ब्रांडेड चीज़ों की शॉप है। एक बच्चे वहाँ भी पढ़ते हैं। हमारी मुश्किल ये है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हर साल 1 लाख स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, और इसमें 45% सालाना बढ़ोतरी हो रही है। वो लोग हैं जो संपूर्ण सक्षम है वो अमेरिका के लिए जाते हैं, जो बचते हैं जा नहीं पाते हैं वो एमईटी में जाते हैं, सिम्बाइसिस में जाते हैं, या किसी ऐसी बड़ी
प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। पर हमारा सवाल ये है कि 700 विश्वविद्यालय भारत में है, हमारे पास 15-17 IITs हैं और इतनी IIMs हैं, पर 70 साल में हम क्यों एक ही कबीर, रहीम, रसखान, तुलसी, मीरा, टैगोर, विवेकानंद पैदा नहीं कर पाए? मैं जिनके नाम गिना रहा हूँ उनमें कोई भी हार्वर्ड नहीं गया था, ऑक्सफोर्ड नहीं गया था। कबीर के दोहे 600 साल पहले भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक है। बहुत सारे लोगों ने कबीर में PhD की, वाइस चांसलर बने, लेकिन किसी वाइस चांसलर थे किसी ने PhD की। तो हम ऐसी तालीम क्यों नहीं दे पाते कि हमारे यहाँ से कोई विचारक पैदा हो? संसार को 5000 साल तक अध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाला भारत विचार शून्य हो गया है। मुझे अभी कहते हो मुझे खुद को डर लगने लग गया है कि 70 साल की आज़ादी के बाद एक व्यक्ति को कर्नाटक में इसलिए मार दिया गया जो तर्कशास्त्र की बातें करता था। प्रोफेसर कुलबर्गी अभी मारे गए, उसके पहले गोविंद कंसारे मारे गए, उसके पहले नरेंद्र दाभोलकर मारे गए। विचार प्रकट करना हिंदुस्तान में खतरनाक हो जाए तो हमारे लिए इससे ज़्यादा चिंता का सबब नहीं हो सकता। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? जितने विचार आ रहे हैं, जितनी डिबेट हो रही है, वो सब बाहर के प्रोफेसर कर रहे हैं, भारत से नहीं हो रही है। और भारत में वो कुव्वत और शक्ति है जो संसार को बहुत कुछ दे सकता है। विवेकानंद जब शिकागो गए थे और उन्होंने कहा था, संसार के सारे धर्माचार्य बैठे थे और उन्होंने बड़ा सवाल में पूछा था कि शैल इंडिया डाई, क्या भारत को मर जाना चाहिए? अगर भारत की मौत हो गई तो संसार से अध्यात्म का लोप हो जाएगा और उसकी जगह लस्ट एंड लग्जरी विल बी द डेटी इन टर्म्स ऑफ मेल एंड फीमेल, अर्थात लिप्सा और विलासिता देवी देवता होंगे, मुद्रा उनका पुजारी होगा, प्रतिस्पर्धा, कलाकार, छल, प्रपंच, हत्या ये उसके उत्सव होंगे और मानव आत्मा की बलि दी जाएगी। तो आज हम भारत में होते हुए देख रहे हैं। अगर हम नहीं चाहते तो हमारी चीज़ें हाथ से काबू से बाहर हो जाएगी। सब चीज़ें बाजार तय करने लग गया है। इस देश में बाजार शुरू से रहा है, क्योंकि हमें इस बात की गवाही मिलती है। जब कबीर ने 600 साल पहले एक दोहा पढ़ा था तो कहा था कबीरा भरा बाजार, इसका मतलब बाजार तब भी था। पर क्या वही बाजार आज है? आज बाजार हर चीज़ को नियंत्रित कर रहा है। हार्वर्ड के प्रोफेसर है माइकल सैंडर, वो पिछले साल जयपुर साहित्य सम्मेलन में आए थे और पूरा संसार उनको सुन रहा है। जो बात भारत को कहनी चाहिए वो पश्चिम से आ रही है, लेकिन भारत में उनको सबसे कम सुना गया। वो कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट सोसाइटी डेंजरस है। बाजार हर चीज़ पे दखल नहीं कर सकता है, लेकिन हर चीज़ अपने बाजार को सौंपती है। जब साहित्य सम्मेलन होता है, दुनिया भर के साहित्यकार आते हैं, लेकिन उसके आयोजक कौन होते हैं? उसके आयोजक उस पिछले साल जो टोल का ठेका वसूलता है गुड़गांव में, DLC, मेरिल लिंच, ब्रिटिश एयरवेज और टाटा जो मल्टीनेशनल है, वो उसको फाइनेंस करते हैं। और मैं इसको जोड़ के देखता हूँ कि एक बार भारत के पहले प्रधानमंत्री एक सम्मेलन में मंच पे चढ़ रहे थे, उनके साथ राष्ट्रकवि दिनकर थे, और जब हमारे वजीर आजम लड़खड़ाने लगे, राष्ट्रकवि ने उनको सहारा दिया। पंडित जी ने मुस्कुरा के उनका शुक्रिया किया और कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दिनकर जी ने कहा, पंडित जी जब इस मुल्क की सियासत लड़खड़ाएगी, साहित्य उसको सहारा देगा। लेकिन मेरी लिंच, रियो टिंटो, वोडाफोन, इनके सानिध्य में शामिल लगाकर साहित्य लिखा जाएगा तो वो साहित्य लड़खड़ाती राजनीति को सलाह और सहारा नहीं दे सकता, तो उसको और गिराएगा। अजीत सरिया जी ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो भारत की उदार परंपराओं का एक उदाहरण है। क्योंकि हम अपने व्यापार के बाहर लिखते हैं शुभ लाभ, यानी हमें वही लाभ स्वीकार है जिसमें शुभता नहीं हो, और शुभता वो होती है जिसमें खून के छींटे न हो। कॉर्पोरेट में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब है जो शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ। कोई कॉर्पोरेट घराना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। राजस्थान के मारवाड़ी हैं, बिरला, बजाज, गोयनका, इन्होंने बहुत न्यौछावर किया है और समाज से, इस मुल्क से
कुछ मांगा नहीं। मैंने पंडित नेहरू का जिक्र किया था, उनकी एक पुस्तक थी, बहुत चर्चित, संसार में पढ़ी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज। अब पूरा भारत एक खोज है, इसको जगह जगह से खोदा जा रहा है, इसके मिनरल्स को खोदे जा रहे हैं और उन लोगों को वंचित किया जा रहा है जिनके मिनरल्स हैं। मैं एक मिनट बोलूँगा आपका। मैं याद कर सकता हूँ कि जयपाल सिंह हुड्डा, जिन्होंने 1929 में भारत को एमएस में हॉकी में गोल्ड दिलवाया था, वो झारखंड के आदिवासी थे और उन्होंने जब संविधान सभा बैठी थी